हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पार्ट 6 ऑफ द जुलाई करंट अफेयर सीरीज डब्ल्यू सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जुलाई के करंट अफेयर्स। और मैं आशा करता हूँ हमारी ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे और आप करंट अफेयर्स की सीरीज का फ़ायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले 5 वीडियोस में ये हमने पहले के 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम देखने वाले हैं 5th पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं कवर, वो देख लेते हैं। कॉमेट न्यूवाइस के बारे में जानेंगे, एस्ट्रॉइड 2020 एनडी इसके बारे में जानेंगे। मार्स मिशंस बहुत सारी कंट्रीज ने लॉन्च करे हैं नए जुलाई के महीने में, यूएई, चाइना और यूएस, इन मिशंस के बारे में जानेंगे। एस्ट्रोस मिशन जो है नासा का, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे चाइना में G4 वायरस मिली है और ब्लूबॉनिक प्लेग भी मिली है 2 लोगों के अंदर, तो इसके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन वॉर्प स्पीड क्या है ये जानेंगे। संपर्क सॉफ्टवेयर एक नया डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इसका यूज़ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे हेल्पफुल रहेगा कोविड को फाइट करने के लिए, ये जानेंगे। फिर रशिया ने एक नई वैक्सीन लॉन्च कर दी है मार्केट के अंदर, जो पहली वैक्सीन बन गई है वर्ल्ड की, जो कि रजिस्टर्ड है और जो ऑफिशियली यूज़ करने के लिए अलाउ कर दी गई है। तो इस वैक्सीन के बारे में जानेंगे, इसका क्या नाम है, किसने इसे डेवलप किया है और इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया जो अगस्त के अंदर इसको लॉन्च किया गया, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कुछ मेलवेयर्स के बारे में जो कि एंड्रॉयड में आ गए हैं, 2 ऐप्स के अंदर आ गए हैं, जोकर मेलवेयर और ब्लैक रॉक मेलवेयर के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे डिटेल में कि मेलवेयर एक्चुअली में होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि यूके ने जो हुआई है, चाइना की जो कंपनी है जो कि 5G के लिए फेमस है वर्ल्ड ओवर, उस कंपनी को पूरी तरह से बैन कर दिया है यूके ने आफ्टर यूएस। तो इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे। 5G नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और लास्टली हम जानेंगे काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में, जो कि अचीव कर चुका है क्रिटिकलिटी। तो क्रिटिकलिटी क्या होती है, कौन सा ये पावर प्लांट है, किस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है ये इसके अंदर जो इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, कॉमेट न्यूवाइस। तो कॉमेट न्यूवाइस, जिसका कि नाम दिया गया है C2020F3, ये इसका टेक्निकल नेम है, वॉज डिस्कवर्ड ऑन 27 मार्च बाय एस्ट्रोनॉमर्स ड्यूरिंग द न्यूवाइस मिशन। तो न्यूवाइस क्या है, न्यूवाइस एक नासा का मिशन है। इसके अंदर एक वाइस नाम से स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, उससे इसको डिस्कवर किया गया है। तो वाइस टेलीस्कोप जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वाइड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। इस टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया है नियो वाइस। और इट वॉज विजिबल टू द नेकेड आई ड्यूरिंग जुलाई 2020। तो पूरे जुलाई के थ्रू बहुत न्यूज़ आई थी कि आप इसको अपनी छत से भी नेकेड आई से देख सकते हैं अगर स्काई क्लियर है तो ये डिस्कवरी हुई थी। तो कॉमेट ने क्या करा, क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन इसने करी जुलाई 3 को। तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच है सन की, उसको कहा गया है पेरीहिलियन। तो जैसे एपोजी होती है और पेरिजी होती है। अपोजी मतलब द फादर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट और पेरिजी मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट होता है किसी भी प्लेनेट का। तो उसी तरह ये होता है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन मतलब नियरेस्ट पॉइंट टू द सन, हिलियन मीन्स सन। तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सन इसने अप्रोच किया था 3 जुलाई को। तो उससे क्या हुआ, इसकी जो टेल थी वो क्लियरली विजिबल रही जुलाई के महीने थ्रू आउट। और ये ऑर्बिट करता है सन को विद द पीरियड ऑफ 6766 ईयर्स। तो इतना टाइम लगता है इसको सन को ऑर्बिट करने के लिए। तो कॉमेट होता क्या है ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगा जब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटियोर, मीटियोराइट, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉमेट एक्चुअली है क्या। तो पहले हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं कि एस्ट्रॉइड 2020 एनडी, ये नेम दिया गया है। तो इस एस्ट्रॉइड का है, इसने पास किया था अर्थ के बहुत पास से गया था ये 24 जुलाई को। और ये 170 मीटर लंबा एक एस्ट्रॉइड था, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में 0.34 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अर्थ के पास से गया था, यानी कि 5 मिलियन किलोमीटर्स के अराउंड अर्थ के पास से गया था। काफ़ी दूर से गया था, पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में ये बहुत पास डिस्टेंस माना जाता है। और इसकी स्पीड थी अराउंड 48,000 किलोमीटर पर आवर।
और इसको किस कैटेगरी में रखा गया था? पोटेंशियली डेंजरस कैटेगरी में इसको रखा गया था कि ये अर्थ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो पोटेंशियली डेंजरस कैटेगरी है, उसके अंदर इसको रखा गया था। तो अब पोटेंशियली डेंजरस कैटेगरी किसको कहते हैं? तो ये कैटेगराइजेशन है कि अगर किसी भी एस्टेरॉयड का या कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, मिनिमम ऑर्बिटल इंटरसेक्शन डिस्टेंस मॉइड अगर है, जो कि 0.034 था इस एस्टेरॉयड का, अगर वो 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम होता है तो इसको पोटेंशियली डेंजरस कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये इसकी कैटेगराइजेशन थी। और साइज जो है अगर 30 मीटर से बड़ा हो किसी भी एस्टेरॉयड का तो वो डैमेज क्रिएट कर सकता है अर्थ के ऊपर। तो इसका तो बहुत बड़ा था, 170 मीटर थी। लेकिन जो नासा है अगर 30 मीटर से देखने लगेगी तो बहुत सारी एस्टेरॉइड्स हो जाएंगी जिनको मॉनिटर करना पड़ेगा नासा को। तो इसीलिए नासा जो मॉनिटर करता है 140 मीटर एंड अबव जो है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर सकती हैं, डैमेज क्रिएट कर सकती हैं अगर वो अर्थ पे इम्पैक्ट हो जाए या अर्थ से टकरा जाए। तो 140 मीटर एंड अबव नासा मॉनिटर करता है। तो ये उस कैटेगरी के अंदर आया था, तो इसको मॉनिटर कर रहा था नासा। अब जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियोर और मीटेरॉइड्स। ये सब डिफरेंस क्या होते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एस्टेरॉइड क्या है? एक छोटा रॉक की ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर की तरह, रॉक की तरह ऑब्जेक्ट है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। जैसे प्लैनेट घूमते हैं अर्थ के अराउंड, ये भी एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ये प्लैनेट के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स मतलब कि जो एक पेबल साइज, मतलब एक पत्थर के साइज का एक एस्टेरॉइड जो होता है, उससे ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो मीटियोरॉइड क्या होता है? एक पत्थर के साइज का ऑब्जेक्ट हो गया। जो एस्टेरॉइड हो गया वो इनसे बहुत बड़ा हो गया, यानी प्लैनेट साइज से छोटा पर इन पत्थर के साइज से बड़ा। और मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बारी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में है। एक बेल्ट है प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसके अंदर बहुत सारी एस्टेरॉइड्स पाई जाती हैं और उसी ऑर्बिट के अंदर ये सन के आसपास रिवॉल्व करती हैं। जैसे कि प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड, उसी तरह से ये एस्टेरॉइड्स भी इस बेल्ट के अंदर मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है उस स्पेस के अंदर सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ये दूसरी रीजन में भी पाई जाती हैं, पर मेजॉरिटी इसके बेल्ट के अंदर है। और एस्टेरॉइड्स क्या हैं? जब वो ऑर्बिट कर रहे हैं सन के अराउंड तो आपस में टकरा भी सकते हैं, तो उस वजह से ये छोटे पीसेस में ब्रेक भी हो जाते हैं। तो उन छोटे पीसेस को मीटियोरॉइड्स कहा गया, जो कि पेबल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जब ये अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर आ जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर से जब इनको रेजिस्टेंस मिलती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन मिलती है, उस वजह से ये बर्न होने शुरू होते हैं और ये वेपराइज हो जाते हैं। तो ये मीटियोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी पत्थर का ऑब्जेक्ट समझ लीजिए आप, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आया तो ये बर्न होना शुरू हुआ, उसी वजह से आग सी लग जाती है और एक टेल बन जाती है इनके पीछे। तो स्काई में एक शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं, यानी टूटता हुआ तारे की तरह ये दिखते हैं। तो उनको कहा जाता है मीटियोर्स। तो जब ये मीटियोरॉइड्स जो हैं जब एटमॉस्फेयर में आते हैं और बर्न हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है मीटियोर्स। और इनको जनरली कॉमेट्स मान लिए जाते हैं, पर ये होते मीटियोर्स हैं, कॉमेट्स नहीं होते। तो कॉमेट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कॉमेट्स भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं एस्टेरॉइड की तरह, बट जो एस्टेरॉइड है वो पत्थर का होता है, रॉकी सब्सटेंस का होता है। जो कॉमेट होते हैं वो आइस और डस्ट से बने होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है कॉमेट और एस्टेरॉइड के अंदर। और जब कॉमेट ऑर्बिट करता है सन के अराउंड तो आइस और डस्ट जो है वो वेपोराइज होना शुरू होते हैं सन की हीट की वजह से। तो इस वजह से ये टेल की तरह दिखते हैं। तो जो टेल है इस केस में वो आइस और डस्ट की वेपोराइजेशन की वजह से, जो कि सन ने कॉज की है कॉमेट के केस में, और मीटियोर के केस में वो अर्थ की फ्रिक्शन की वजह से जो बर्न होता है रॉकी सब्सटेंस, उसकी वजह से टेल बनती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और जब ये पूरी तरह, कभी कभार क्या होता है, मीटियोराइड जो होते हैं जो स्टोन की फॉर्म में है, पेबल्स की फॉर्म में है, वो पूरी तरह बर्न नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और वो अर्थ से टकरा जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मीटियोराइट्स। तो ये है मीटियर, अगर वो पूरा बर्न हो जाए स्काई के अंदर और वही सब्सटेंस अगर अर्थ तक पहुंच जाए
तो उसको मीटियोराइट कह दिया जाता है। तो ये मीटियोराइट की मैंने पिक लगाई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पत्थर सा दिख रहा है आपको, ये एक मीटियोर है जो पूरी तरह बर्न नहीं हुआ एटमॉस्फेयर में और अर्थ से टकरा गया, तो उसको कहा गया मीटियोराइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है एस्टेरॉइड, कॉमेट, मीटियर एंड मीटियोरॉइड्स के अंदर या और मीटियोराइट के अंदर। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये अच्छे से आपको डिफरेंस समझ लेना है इसके अंदर, ठीक है। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। अब कुछ मिशंस गए हैं मार्स के अंदर, कौन कौन सी कंट्रीज ने भेजे हैं, क्या क्या नाम है उनके, वो जान लेते हैं और डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली कंट्री है यूएई। यूएई ने मिशन भेजा है होप मिशन टू मार्स। तो ये सारे मिशन, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, मार्स पे भेजे गए हैं और इन इंडिविजुअल मिशन का नाम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कंट्री कौन सी है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि ये मिशन किस कंट्री का है। तो यूएई का जो मिशन है मार्स का, उसको नाम दिया गया है होप मिशन। तो यूएई जो है अरब वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजने वाली कंट्री बन गई है। इंटरप्लैनेटरी मतलब एक प्लैनेट से, अर्थ से किसी और प्लैनेट के ऊपर मिशन भेजने वाली पहली कंट्री बन गई है अरब वर्ल्ड के अंदर। और इन्होंने जो मार्स ऑर्बिटर भेजा था उसका नाम रखा था अम्माल। अम्माल का मतलब है होप, और इसको इन्होंने जापान से भेजा था। जापान का एक लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था इस ऑर्बिटर को लॉन्च करने के लिए। तो ऑर्बिटर है, पहली बात तो ये मार्स पे लैंड नहीं करेगा होप मिशन, ये सिर्फ ऑर्बिट करेगा और स्टडी करेगा और पिक्चर्स लेगा मार्स की, और ये जापान से भेजा गया था और इसको 7 महीने लग जाएंगे और फेब 2021 के अंदर ये पहुंच जाएगा अपने ऑर्बिट के अंदर मार्स के। और यूएई इस साल 50th ईयर बना रहा है सिंस इट्स कंट्रीज फॉर्मेशन। तो ये एक लैंडमार्क ईयर है, इसलिए इन्होंने भी ये सिग्निफिकेंट हो जाता है इवेंट यूएई के लिए। और इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि लास्ट ईयर फर्स्ट यूएई ने एस्ट्रॉनॉट भेजा था टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इनका नाम था हजा अली अल मंसूरी। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं कि यूएई के ये फर्स्ट एस्ट्रॉनॉट बने थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले। और यूएई ने अपने लिए गोल सेट किया है कि 2117 में 2117 में एक ह्यूमन कॉलोनी बनाएंगे वो मार्स के ऊपर। तो उसी की दिशा में ये एक कदम है। तो हमने जाना था जून के करंट अफेयर्स में कि एलॉन मस्क जो है उनका भी यही विजन है कि एक मार्स पे कॉलोनी बनानी है। उसी के अंदर उन्होंने स्पेस एक्स ड्रैगन को लॉन्च किया था। तो उससे रिलेटेड ही ये मार्स की जो रेस है उसी के अंदर यूएई भी ये डायरेक्शन में काम कर रहा है। और इसका काम क्या है, क्या क्या करेगा ये? इट विल स्टडी द अपर एटमॉस्फेयर, मॉनिटर क्लाइमेट चेंज वाइल एनसर्कलिंग द रेड प्लैनेट फॉर, ये 2 साल तक करता रहेगा। एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगा। और ये फॉलो अप होगा यूएस के मेविन मिशन का, जो कि 2014 में भेजा गया था। तो यूएस का मेविन मिशन 2014, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला मिशन जो मार्स में भेजा जा रहा है वो है चाइना का। जो ये भेजा गया है, लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? Tianwen-1। तो ये Tianwen-1 मिशन है, ये चाइना का। तो अब ये नाम आपको आसानी से याद रहेगा कि एक चाइनीज नेम आप रख से पहचान सकते हैं। तो Tianwen-1 मिशन है ये। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यूएई का जो मिशन है वो सिर्फ एक ऑर्बिटर है। ये क्या है? ऑर्बिटर, लैंडर एंड अ रोवर। तो ये मिशन ऑर्बिट भी करेगा, उसमें से एक पार्ट निकल के लैंड भी होगा मार्स के सरफेस पे, और उस लैंडर के अंदर से एक रोवर भी निकलेगा जो कि मार्स के सरफेस पे रोम अराउंड कर पाएगा और वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा। तो ये तीनों हैं इसके अंदर। तो ये एक डिफरेंस है यूएई और इसके मिशन में चाइना के। और ये भी फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में मार्स पहुंच जाएगा। और ये क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल मेक चाइना द थर्ड कंट्री टू लैंड ऑन मार्स आफ्टर यूएस एंड यूएसएसआर। तो ये तीसरी कंट्री बन जाएगा चाइना जो कि लैंड कर लेगा मार्स के ऊपर। यूएसएसआर फर्स्ट कंट्री थी जो कि 1971 में लैंड करा था इन्होंने, और यूएस सेकंड कंट्री बनी थी इन 1976। और यूएस का जो लेटेस्ट मार्स मिशन है उसका नाम क्या है? इनसाइट, जो कि 2019 में यूएसए ने भेजा था। तो इनसाइट है, ये भी आप यहाँ याद रख सकते हैं, मार्स मिशन है यूएसए का। और इंडिया का आप सब जानते हैं, इंडिया का जो मंगल मिशन था उसका नाम क्या था? मॉम या फिर मंगलयान। और ये 2014 में भेजा गया था। और ये सिर्फ एक ऑर्बिटर था, हमने लैंड नहीं करा था मार्स पे, सिर्फ ऑर्बिट में ही ये हमारा ऑर्बिटर घूम रहा था और वहीं से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा था, फोटोज भेज रहा था। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी बॉलीवुड ने, बहुत फेमस मूवी है, आपने सबने देखी होगी। इस
टियानवेन का मतलब क्या है? इसका चाइनीज में मतलब है क्वेश्चंस टू हेवन। तो हेवन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढेगा ये मिशन, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है टियानवेन-1। और ये सरफेस पे क्योंकि लैंड होगा तो ये वहाँ पे क्या क्या देखेगा? सरफेस के वाटर, आइस को इन्वेस्टिगेट करेगा, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेगा और एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। तो ये थोड़ा इसका एक्सपेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्योंकि ये लैंड कर पाएगा मार्स के ऊपर। और चाइना ने एक पहले भी ट्राई करा था ये मार्स पे लैंड कराने के लिए, यिंग हाउ 1 मार्स मिशन था, जो कि एक रशियन स्पेसक्राफ्ट पे भेजना था इन्होंने, और ये फेल हो गया था मिशन, और ये अर्थ के ऑर्बिट को ही नहीं लीव कर पाया था। तो ये चाइना का दूसरा अटेम्प्ट है, और ये इस बारी चाइना टियानवेन मिशन के नाम से ये अचीव करने की कोशिश करेगा। अगला, तीसरी कंट्री कौन सी बन गई जो कि जुलाई में जिन्होंने लॉन्च करा एक मार्स मिशन? वो बनी यूएस। तो यूएस ने जो मिशन भेजा है उसका नाम है परसीवरेंस। परसीवरेंस आप याद कैसे रखेंगे? परसीवरेंस का हिंदी में मतलब है दृढ़ता या फिर परसिस्टेंस। किसी भी काम को अचीव करने के लिए आप दृढ़ हैं या आप उसको परसिस्ट करते हैं किसी भी अपने हार्डवर्क को, तो परसीवरेंस नाम दिया गया है यूएस के इस मिशन को। तो 2019 में जो भेजा गया था उसका नाम था इनसाइट, उससे पहले जो 2014 में भेजा गया था उसका मेवन, और अब भेजा गया है परसीवरेंस। तो यूएस ने एक 2012 में क्यूरोसिटी नाम से भी भेजा था रोवर और लैंडर, और ये अभी भी वर्क कर रहा है वहां पे। तो ये आपको यूएस के 4 मिशन बता दिए मैंने मार्स में कौन कौन से रहे: मेवन, क्यूरोसिटी, इनसाइट और अब परसीवरेंस। तो ये 4 आपको नाम याद रखने, ये यूएस के मार्स मिशन है। तो क्यूरोसिटी और परसीवरेंस क्या दोनों ही एक साइज जो है इनका एक स्मॉल कार जितना है, जो लैंड होगा, जो लैंडर होगा उसमें से जो रोवर निकलेगा उसका साइज एक छोटी कार जितना है, और ये 4th जनरेशन रोवर है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है नासा, उसका नाम है मॉक्सी। मॉक्सी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक्सी क्या है। तो ये इसके फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट। तो ये किस लिए किया जा रहा है कि जो वहां पे मार्स के सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उनके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वहीं से यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से ये जो इसके अंदर इक्विपमेंट लगाया गया है वो ऑक्सीजन बना देगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आने वाले वहां पे कॉलोनाइज करने का प्लान है मार्स के अंदर, वो ये इक्विपमेंट से वहां की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना लेंगे जो कि ह्यूमंस यूज कर पाएंगे, और हमें यहाँ अर्थ से इतने सारे दिनों की ऑक्सीजन कैरी नहीं करनी पड़ेगी। इससे जो व्हीकल का वेट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है नासा इसके थ्रू। और ISRU का मतलब है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो वहां पे लोकल रिसोर्सेज हैं उसी के थ्रू ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, यानी कि जो वहां की कार्बन डाइऑक्साइड है उसलिए हम ह्यूमन यूज के लिए ऑक्सीजन बना पाएंगे फ्यूचर में, जिससे कि कॉलोनी वहां पे बसाई जा सके। और इसके अंदर एक इंजेनिटी नाम का भी एक फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर रखा गया है जो कि फ्लाई करेगा मार्स के सरफेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजेनिटी क्या है? इंजेन्यूटी, तो इंजेनिटी नाम का एक हेलीकॉप्टर है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि इसके अंदर से निकलेगा, लैंडर के अंदर से, और ये वहां के सरफेस के ऊपर उड़ेगा और वहां से ये अपने पिक्चर्स भेजेगा या जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करेगा। और परसीवरेंस जो है ये क्या करेगा? वहां पे रॉक सैंपल्स कलेक्ट करेगा, और जो आने वाले डेकेड के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर नासा एक और मिशन कैरी करेगा जो कि ये रॉक सैंपल जो इस रोवर ने कलेक्ट करे हैं वो सारे अर्थ पे वापस लाए जा सकेंगे। तो ये पहली बार ही होगा कि सैंपल्स मार्स से हम अर्थ में ला पाएंगे आने वाले 10 सालों के अंदर। तो ये भी इसके अंदर एक फर्स्ट स्टेप है टू कलेक्ट रॉक सैंपल्स फ्रॉम मार्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वो सेकंड मिशन भेजेंगे जिसके थ्रू ये वापस लाए जाएंगे। अब ये 3 मिशन एक साथ क्यों करेगा? इसका रीजन क्या है कि जुलाई में ही सबको क्यों आया कि भाई जुलाई में ही करते हैं हम मार्स पे एक मिशन भेजते हैं। तो इसका रीजन क्या है ये पूछा जा सकता है। तो इसका रीजन ये है कि जुलाई के अंदर अर्थ और मार्स इस तरह से अलाइंड थे कि वो आपस में क्लोजेस्ट थे 2 साल के अंदर। तो अगले 2 साल के अंदर वो इतने क्लोज कभी भी नहीं आएंगे। तो इतने क्लोज होने की वजह से क्या है, जो फ्यूल है वहां तक पहुंचने के लिए मार्स में वो इन सब मिशंस का कम लगेगा। तो इसीलिए सबने जुलाई में ही भेजे अपने मार्स मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है टू सेव द फ्यूल, क्योंकि वो उस समय क्लोजेस्ट होंगे 2 साल के विंडो के अंदर।
तो अगली न्यूज देख लेते हैं, एस्ट्रोस मिशन ऑफ नासा। तो नासा ने एक फुटबॉल फील्ड के साइज के जितना एक बलून लॉन्च करने का प्लान किया है अंटार्कटिका से। किस लिए? टू स्टडी द न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स इन द मिल्की वे। तो जो नए स्टार्स बने हैं मिल्की वे के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए एक फुटबॉल फील्ड साइज का बलून भेजेगी अंटार्कटिका से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नासा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन। तो ये नाम इतना, फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्ट्रोस मिशन नासा का है और ये क्या है? फुटबॉल साइज के जितना बैलून भेजेगी टू स्टडी न्यूली फॉर्म स्टार्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो आपको याद रखना है। और ये 2.5 मीटर का टेलीस्कोप है, वो भेजेगी। उसके थ्रू क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है स्टार्स की आने वाली, वो जो अर्थ से नहीं दिखती हैं या अर्थ पे आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, वो स्टडी करेगा एट 40 किलोमीटर्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये है एस्ट्रोस मिशन ऑफ नासा। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, G4 वायरस इन चाइना। तो चाइना ने साइंटिस्ट में आइडेंटिफाई किया है एक इन्फ्लुएंजा वायरस कि चाइनीज पिग के अंदर पाया जाता है और ये पेंडेमिक ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसा एक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है चाइनीज केस ने, और ये पिग्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये सिमिलर टू स्वाइन फ्लू है। तो स्वाइन का मतलब भी पिग होता है, तो स्वाइन फ्लू स्ट्रेन है। जो स्वाइन फ्लू हमने सुना होगा, H1N1 वायरस 2009 में था। तो ये जो है उसी तरीके का एक वायरस है और 2009 में एक पेंडेमिक क्रिएट कर दिया था उसने। तो ये उसी तरीके का एक वायरस है G4 वायरस। और ये सार्स कोविड की वायरस की तरह ही है, जो कि ह्यूमन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है और ये उनको सही से वर्क नहीं करने देता। तो ये भी एक कोविड की तरह ही वायरस है और ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज ही है पिग्स की, और ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा का वायरस है। ठीक है, तो टाइप ए इन्फ्लुएंजा टाइप है इसका वायरस का। ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है पिग्स के अंदर और इसके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं पर कम होते हैं एज कम्पेयर टू कोविड। तो ये एक, इसमें ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। अगला, चाइना में ब्लूबॉनिक प्लेग भी फाइंड किया गया, 2 लोगों को वहाँ पे हो गया था। तो ये भी देख लेते हैं क्या है। तो सस्पेक्टेड केस फाइंड किया गया था चाइना में बैन्यूअर इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के अंदर, नॉर्दर्न चाइना के अंदर है, मंगोलिया के बॉर्डर के पास। यहाँ पे 2 लोगों को पाया गया था ये, और 2 लोगों को और पाया गया था वेस्टर्न मंगोलिया के अंदर, उनके अंदर भी ये प्लेग के लक्षण पाए गए थे। तो ये क्या था, इन सब में कॉमन क्या था कि दे एट अ मैरमियट मीट। तो मैरमेट क्या होता है? एक ये आप फोटो में देख सकते हैं, चूहे की तरह एक जानवर है, इसके मीट के अंदर ये पाया जाता है। तो इन सब में ये कॉमन था, इन्होंने ये खा लिया था। तो ब्लूबॉनिक प्लेग है क्या? ये वायरस नहीं है, ये आपको याद रखना है। ब्लूबॉनिक प्लेग क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये कैसे होती है स्प्रेड? ऑन द फ्लीज लिविंग इन द वाइल्ड रोडेंट्स। जो वाइल्ड रोडेंट की फ्लीज होती है, जो चूहे होते हैं जो पिक्चर में देख रहे हैं, इनकी फ्लीज के अंदर ये पाया जाता है बैक्टीरिया। और ये इतना खतरनाक है कि ये एक एडल्ट को 24 घंटे के अंदर मार सकता है अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी पाया गया है चाइना और मंगोलिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, यूएस फंडिंग नोवोवैक्स अंडर ऑपरेशन वॉर्प स्पीड। तो यूएस जो है उनका एक मिशन है या ऑपरेशन कह सकते हैं हम, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन वॉर्प स्पीड। उसके अंदर एक नोवोवैक्स है वैक्सीन, उसको फंड कर रही है यूएस। तो इसमें कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वैक्सीन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑपरेशन वॉर्प स्पीड क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रोग्राम शुरू किया था यूएस एजेंसीज ने, किस लिए? टू कट डाउन द डेवलपमेंट टाइम ऑफ वैक्सीन। तो कोविड के लिए जो वैक्सीन ढूंढने का टाइम ये कर दिया जाए, एज लेस एज 8 मंथ के अंदर ढूंढ ली जाए कोई वैक्सीन। उसके लिए, उसको प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये मिशन अप्रैल में शुरू किया था यूएस ने। ठीक है, तो ऑपरेशन वॉर्प स्पीड क्या है कि जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन ढूंढनी है, इसका टाइम कट करना है हमें। ठीक है, और ये अप्रैल में ढूंढा था। तो इसमें आपको ऑपरेशन वॉर्प स्पीड क्या है वो आपको जानना जरूरी है बस। अगली न्यूज़ पे आते हैं, हॉट शू क्रैब ब्लड। तो एक ये हॉट शू क्रैब ब्लड पे न्यूज़ आई थी। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, शू क्रैब कहते हैं इसे, इसके ब्लड से
क्या है, कोविड वैक्सीन को हेल्प मिलेगी। तो कैसे मिलेगी ये देख लेते हैं। दे हैव अ मिल्की ब्लू ब्लड, तो मिल्की ब्लू ब्लड होता है इनका, और इसके अंदर एक क्या होता है ब्लड के अंदर, लिमस बीबोसाइट लाइसेट LAL। तो ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब्सटेंस होता है। और ये किस लिए यूज होता है, ये डिटेक्ट कर लेता है एंडोटॉक्सिन को, कि अगर किसी भी चीज के अंदर एंडोटॉक्सिन है तो ये बहुत सेंसिटिव होता है केमिकल, और ये डिटेक्ट कर लेता है एंडोटॉक्सिन को। और एंडोटॉक्सिन क्या है, अगर थोड़ा सा भी एंडोटॉक्सिन किसी वैक्सीन के अंदर या किसी दवाई के अंदर आ जाए किसी इंसान के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है। तो किसी भी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर एंडोटॉक्सिन तो नहीं है, इसको यूज़ किया जा सकता है हॉर्सशू क्रैब ब्लड को। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। हॉर्सशू क्रैब जनरली क्रैब्स नहीं होते हैं, ये एंथ्रोपॉड्स हैं, और ये क्लोजली रिलेटेड टू स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन की प्रजाति के हैं ये। और ब्लू कलर क्यों होता है इनके ब्लड का, बिकॉज इट इज रिच इन कॉपर कंटेंट। और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि आप इसको मत यूज करिए, इसके सिंथेटिक ऑप्शंस को यूज करिए, कि इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी, हॉर्सशू क्रैब की बहुत ज़्यादा मारे जाएंगे, तो इसलिए आप इसको ना यूज करिए, सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स को यूज करिए लेबोरेटरी के अंदर टू टेस्ट द कोविड वैक्सीन फॉर एंडोटॉक्सिन्स। ठीक, न्यूज पे आते हैं। DRDO डेवलप संपर्क सॉफ्टवेयर टू ट्रैक कोविड पेशेंट्स। तो सबसे पहले तो संपर्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है। किस लिए डेवलप किया है, टू ट्रैक द कोविड पेशेंट अंडरगोइंग होम आइसोलेशन। जो कि पेशेंट हैं कोविड के, वो जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, उनको ट्रैक करा जा सके कि वो बाहर तो नहीं निकल रहे अपने घर से, या कहीं मार्केट में तो नहीं जा रहे, या लोगों के संपर्क में तो नहीं आ रहे। तो उसको ट्रैक करने के लिए ये होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है DRDO ने। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड रिस्क फॉर कोविड-19। जो पेशेंट्स हैं को ट्रैक करना है, तो इसी तरह से है स्मार्ट है ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड रिस्क फॉर कोविड-19। तो इसमें होगा क्या, एक ऐप है इसकी, उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा पेशेंट के स्मार्टफोन में। ठीक है, और स्टेट अथॉरिटीज उसको सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट कर देंगी और उनको ट्रैक कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगी, ये हर 10 मिनट बाद एक मैसेज भेजेगा सर्वर को कि बंदा कहाँ पे है, उसकी लोकेशन को भेजेगा। और इसमें सेल्फीज का भी प्रोविजन है। इसमें जो पेशेंट है वो अपनी सेल्फी क्लिक करेगा और सर्वर को भेजेगा, तो सर्वर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिकग्नाइज कर लेगा कि वो फेस जो है, वो बंदा जो है, वो उसी की सेल्फी भेज रहा है, वो घर पे ही है कि नहीं है। तो उसके बेसिस पे ये जो डिस्पेरेंसी आएगी, अगर किसी की सेल्फी जो इनिशियली दी है बंदे ने और जो बाद में भी वो भेज रहा है, उसको मैच करेगा और देखेगा कि वो कहाँ पे है। वो फोटो को रिकग्नाइज करके जो डिस्क्रिपेंसी वाले केसेस होंगे वो रिपोर्ट कर देगा, हाईलाइट कर देगा, उससे ट्रैक करा जा सकता है पेशेंट को। इट अलाउ जियो फेंसिंग, फेस रिकग्निशन एंड डिस्प्ले डेटा ऑन द मैप। तो मैप पे भी ये दिखा देगा कि बंदा वो कहाँ पे है, पेशेंट वो कहाँ पे है। और इट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रास्टिकली रिड्यूस द ओवरहेड ट्रैकिंग ऑफ एवरी पेशेंट अंडर होम आइसोलेशन। तो आसान कर देगा होम आइसोलेशन में पेशेंट को ट्रैक करना, ये इसका मोटिव है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो रशिया ने वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन क्लियर कर दिया है फॉर यूज ऑफ पब्लिक के अलाउ कर दी है। ये अगस्त के अंदर हुआ है, तो लेटेस्ट मैं आपको इसमें अपडेट करके दे रहा हूँ। जुलाई में सिर्फ ये था कि रशिया से एक्सपेक्टेड था, अगस्त में इन्होंने एक्चुअली में लॉन्च कर दी। तो इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया स्पुतनिक V वैक्सीन। यानी कि स्पुतनिक जो था वो रशिया का एक स्पेसक्राफ्ट था, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान रशिया ने बीट कर दिया था, USSR ने बीट कर दिया था USA को फर्स्ट इन स्पेस। तो स्पुतनिक ही नाम रखा गया इसका, क्योंकि एक माना गया था कि ये रेस में बीट कर दिया इन्होंने किसी भी वर्ल्ड की कंट्री को टू डेवलप अ कोविड वैक्सीन। तो इसका नाम रखा गया स्पुतनिक V फॉर वैक्सीन। और इसको डेवलप किसने किया है, मॉस्को बेस्ड गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। और इसका थर्ड फेज ह्यूमन ट्रायल अभी हो रहा है। अभी ये गया नहीं था थर्ड फेज ह्यूमन ट्रायल में, पर रशिया ने इसको अलाउ कर दिया है और इसको सर्टिफिकेट दिया गया है अंडर इमरजेंसी रूल्स फ्रॉम रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो 11 अगस्त को इसको अलाउ कर दिया गया था और पुतिन ने ये अनाउंस किया था कि उनकी डॉटर को ही इसका फर्स्ट शॉट दिया गया है एंड शी इज़ डूइंग वेल। तो ये थी रशिया की स्पुतनिक V वैक्सीन।
अगले टॉपिक्स पे आ जाते हैं, हम मेलवेयर्स के बारे में जानेंगे। तो दो मेलवेयर हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज, और मेलवेयर क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो जोकर मेलवेयर इन गूगल एप्स। तो जोकर मेलवेयर है एक, वो फाइंड किया गया है एक गूगल एप्स के अंदर, गूगल की एप्स के अंदर। और ये करता क्या है, इट steals money from users by subscribing them to paid subscription without their consent। यूज़र को बिना पता चले वो किसी भी वेबसाइट पे सब्सक्राइब करा लेता है और उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता यूज़र को, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, ये इंटरेक्शन करता है एड्स के साथ आउट यूज़र नॉलेज, और मनी स्टील कर लेता है। और यहाँ तक कि जो एसएमएस है उसके अंदर ओटीपी आता है जो, वो भी एक्सेस कर लेता है ये जोकर मेलवेयर, ठीक है। और ये फरवरी में पहले भी फाइंड किया गया था कुछ ऐप्स के अंदर, और गूगल ने उनको बाद में रिमूव कर दिया था। तो ये दोबारा आ गया है गूगल ऐप्स के अंदर। तो ये जोकर मेलवेयर है, तो नाम याद रख लेना आपने, इसमें नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये करता क्या है, सब्सक्राइब कर देता है ऑटोमेटिकली और पैसे कट जाते हैं आपके, जोकर मेलवेयर। नेक्स्ट है ब्लैक रॉक मेलवेयर। तो ये एंड्रॉयड के अंदर मेलवेयर है, कुछ ऐप्स के अंदर आ गया है ये भी। तो ये क्या करता है, ये पासवर्ड और क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्च आपके फ़ोन से निकाल लेता है, और कुछ एप्लीकेशंस के अंदर जो आपके पासवर्ड्स हैं उनको भी स्टील कर लेता है, जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक। तो ये जो बहुत पॉपुलर साइट्स हैं उनके पासवर्ड स्टील कर रहा है, उनकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वहाँ पे जो आपने डाली है वो स्टील कर ले रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियली डेंजरस बन जाता है, क्योंकि ये सभी के फ़ोन में होती हैं ये सारी वेबसाइट्स या ये सारी ऐप्स, अमेजॉन, फेसबुक, टिंडर, जीमेल, तो बहुत लोगों के होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इसको डिराइव किया गया था जीरस मेलवेयर से, जो कि लोकी बॉट मालवेयर का एक था। तो ठीक है, तो ये है ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मेलवेयर, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने जैसे बताया बैंकिंग ऐप्स में आपकी इंफॉर्मेशन चोरी नहीं करता, बाकी सारे जैसे लाइफस्टाइल, बुक्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, ये सारी ऐप से आपका डेटा चुरा लेते हैं। मेलवेयर क्या होता है वो जान लेते हैं फटाफट से। तो मेलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू योर कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। आपके कंप्यूटर को खराब करने के लिए, सर्वर को या आपके कंप्यूटर नेटवर्क को खराब करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि इंटेंशनली बनाया गया आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए। मेलवेयर की फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है मेलवेयर की फुल फॉर्म क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जो कंप्यूटर में वायरस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारे एग्जांपल्स हैं मेलवेयर के, या फिर ये सारे सब टाइप्स हैं मेलवेयर के, ठीक है। फटाफट से थोड़ी सी न्यूज़ रह गई है, देख लेते हैं। और CSR अनवील्स कॉप्स। तो CSR के एक इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है कॉप्स। कॉप्स की फॉर्म क्या है, कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस के लिए कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप किया है, किसने किया है, CSR ने किया है। और एक करता क्या है, देख लेते हैं फटाफट। कॉन्टैक्टलेस सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट होती है। ऑटोमेटिक मास्क डिस्पेंसिंग यूनिट है, इसके अंदर थर्मल स्कैनर है, टचलेस फॉसेट है जो कि लिक्विड सोर्स को डिस्पेंस करता है बिना टच करे, 360 डिग्री कार फ्लशर है जिसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत लोगों ने सुना भी होगा आप में से, ये एक डिसइंफेक्टेंट यूज किया गया है अगेंस्ट द कोविड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ये स्प्रे कर देता है नोजल से अंदर 360 डिग्री के अंदर इन द कार। तो कार को क्लीन करने के लिए ये डेवलप किया गया। तो इसके अंदर 3 ये सब पार्ट्स हैं और इसको CSR ने डेवलप किया है। अगली न्यूज़, यूके बैन्स हुआवी फ्रॉम 5G नेटवर्क। तो हुआवी एक चाइना की कंपनी है, इसको यूएस ने ऑलरेडी बैन कर लिया है। वर्ल्ड के अंदर ये बेसिकली 5G नेटवर्क के लिए फेमस है, मोबाइल कंपनी है ये। और जनवरी में इसको एक लिमिटेड रोल में कर दिया गया था 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। यूके में ऑलरेडी इसको लिमिटेड रोल दे दिया गया था और कोर कंपोनेंट से 5G नेटवर्क के यूएस से हटा दिया गया था। बट अब इसको कम्प्लीटली विड्रॉ कर दिया गया है यूएस के प्रेशर की वजह से। यूएस ने डेटा शेयरिंग के लिए मना कर दिया था, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए मना कर दिया था यूके को, अगर यूके हुआवी को नहीं हटाता है। क्यों? क्योंकि एज पर यूएस जो हुआवी के इक्विपमेंट है उसके थ्रू चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस है उसको सारी इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू हुआवी, तो इसलिए इनको बंद कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है यूके से भी। तो 5G नेटवर्क क्या है ये देख लेते हैं। इट इज 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, जो कि सीरीज में 1G था, पहले 2G, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आएगा। तो ये क्या है, इट इज़ अ न्यू नेटवर्क डिजाइन टू कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन टू एवरीथिंग
टुगेदर इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा आपने, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करना, आपका एसी, आपका टीवी, आपकी कार, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करना। उसी दिशा में ये 5G नेटवर्क वर्क करता है, जिसके थ्रू आप सब कुछ कनेक्ट कर देंगे इंक्लूडिंग योर फोन्स एंड ऑल योर मशीन्स। इससे फ़ायदा क्या होगा 5G से? अब 4G में स्पीड बढ़ी थी, अब 5G में और बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, Gbps की आपकी स्पीड आएगी। अभी तक आप Mbps में देखते होंगे फ़ोन में आपकी डाउनलोडिंग स्पीड आती है, अब Gbps गीगाबाइट्स पर सेकंड में आपकी स्पीड आएगी। लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी और मोर रिलायबल होगा ये, और ये हाई परफॉर्मेंस देगा और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी देगा। तो ये है 5G नेटवर्क। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं, काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट अचीव्ड क्रिटिकलिटी की। तो थर्ड यूनिट ऑफ काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट है गुजरात के अंदर इंडिया का, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। तो क्रिटिकलिटी का क्या मतलब है कि पहली बारी कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वहाँ पे इनिशिएट कर दिया गया। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल भी कर लिया गया वहाँ पे पहली बारी, और सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जिससे कि बिजली पैदा की जा सकती है। और ये इंडिया का फर्स्ट 700 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये सारा का सारा इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, और ये मेक इन इंडिया के अंडर है। ठीक है, तो ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, और ये बिगेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेरिएंट है PHWR का। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है जिसके अंदर हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर, और एक फास्ट बीटर रिएक्टर होता है, वो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज पे है। ठीक है, तो ये प्रेशराइज हैवी वाटर अभी जो है इसका वेरिएंट है जो डेवलप किया है, और इसमें फ्यूल क्या यूज़ होता है, यूरेनियम, और हैवी वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या होता है, स्लो करने के लिए न्यूट्रॉन्स को, जो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं उनको स्लो करता है ये, जिससे कि रिएक्शन कंट्रोल रहे। तो ये हैवी वाटर यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ द बिगेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड PHWR। इससे पहले 500 मेगावाट का तो यूज़ कर रहे थे हम तारापुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। अब ये 700 मेगावाट का गुजरात के काकरापुर के अंदर क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है। लास्ट की दो न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट से। साइकोकोकैन, ये क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप इनके हाथ में, तो ये है साइकोकोकैन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्केलिन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन। तो एक डिवाइस डेवलप किया गया है बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि कोविड के लिए पब्लिक प्लेसेस में अगर लगा दिया जाए तो 99.9% इफेक्टिव होता है। ये किल कर देता है कोविड के वायरस को, कोरोना वायरस को, और ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। और इसको क्लियर कर दी गया है US द्वारा, US FDA द्वारा एंड यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर पब्लिक यूज़। कंपनी ने इनको प्रोड्यूस करने के लिए गोदरेज और यूरोकैफोप के साथ मास प्रोडक्शन करने के लिए साइन भी कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके थ्रू जो है ये सिस्टम अगर लगा दी जाए पब्लिक प्लेसेस में, तो इसके अंदर ये पब्लिक प्लेसेस में वायरस को किल कर सकता है। तो ये है साइकोकोकैन, स्केलिंग हाइपरचार्ज कोरोना कैनन। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, बैंडिकूट फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो गुवाहाटी ने पहली बारी बैंडिकूट, एक मैन होल क्लीनिंग रोबोट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बारी यूज़ किया जाए। जो पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये रोबोट है एक, जो कि मैन होल्स यानी सीवर्स को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी पहली सिटी बन गया है जिसमें ये यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा, मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट टू क्लीन द सीवर। और ये डेवलप किया गया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय द कंपनी का नाम क्या है, जेन रोबोटिक्स। तो जेन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया है, और गुवाहाटी जो है वो थर्ड सिटी बन गया है। इससे पहले ये 2 सिटीज़ में ऑलरेडी यूज़ किया गया है, गुरुग्राम और कोयम्बटूर में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर। मैं आशा करता हूँ ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक वही हमारा रिवॉर्ड है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ही वीडियोस बनाने का। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स है जुलाई के। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।